आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस सेशन में आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ देखने वाले हैं, वो भी इतने कम समय में, जिसको पढ़ने के लिए हो सकता है आपको महीनों महीनों का टाइम लग जाता है, या कोई अध्यापक हो सकता है कि पूरे वर्ष इस टॉपिक को खींचे और इसके बाद में कुछ चीज़ें आपकी अधूरी रह जाती हैं, जिसे मात्र मैं प्रयास करूंगा कि 30 मिनट में आपको इसको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। और मुझे पूरी तरह विश्वास है कि आप 30 मिनट के अंतर्गत ही अपने तरफ से स्वयं बोलेंगे कि यस, ये चीज़ मेरी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। आज का जो टॉपिक हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का है, ये आपके हर क्लास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त कोई भी कंपैरेटिव एग्जाम हो, मैं किसी भी कंपैरेटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, वो चाहे किसी भी लेवल का हो, वहाँ पर ये जरूर से जरूर पूछा जाता है। मतलब इसके बिना कोई पेपर सेट आपका बन ही नहीं सकता, या तो फिर आपका स्टेट बोर्ड का हो या फिर आपका किसी भी कंपटीशन का हो। तो चलिए देखते हैं इसको। और आज का ये वीडियो लाइफ चेंजिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि कुछ नहीं तो कुछ भी, लेकिन आपको ऐसा मिलने वाला जो आपके हमेशा काम आएगा। देखते हैं इसको। हो सकता है बहुत से लोगों को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन हम बेस टू एडवांस लेकर जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी चीजें ऐसी होंगी जिससे मैं कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर दूं कि मैं कमजोर से कमजोर बच्चों को भी लेकर चलने वाला हूं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस तो ठीक है, लेकिन पहले हम वॉइस को समझें कि वॉइस आखिर है क्या, इसके प्रकार क्या होते हैं और इसको हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वॉइस के लिए। तो वॉइस को जैसे आप देख पा रहे हैं इसमें कि इसमें दिया हुआ है, आप कलर सेलेक्ट कर लेता हूं मैं। वॉइस को समझते हैं पहले कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता से या कर्म भाव से हो, यह आपका क्या कहलाता है, वॉइस कहलाता है। इसमें कर्ता जो होता है वो मुख्य रूप से किसी कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, परिभाषा हालांकि कहीं पूछी नहीं जाती, लेकिन हम अपनी थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के लिए ये चीजें देख रहे हैं। वॉइस के दो प्रकार हैं, एक तो एक्टिव वॉइस है और एक पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को हम लोग कृतवाच्य बोलते हैं और पैसिव वॉइस को हम लोग कर्मवाच्य भी बोलते हैं। कृतवाच्य का मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं कर्ता प्रधान होता है, और पैसिव वॉइस में कहीं ना कहीं कर्म प्रधान होता है। तो जहां पर जिस वाक्य में कर्ता प्रधान हो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और जिसमें कर्म प्रधान हो उसमें पैसिव वॉइस हो जाएगा। अब एक्टिव वॉइस को समझे थोड़ा सा। क्या होता है कि जिस क्रिया में कोई भी वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य करे उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम बोलें तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के जिस रूप में कौन प्रधान हो, कर्ता प्रधान हो, वहां पर क्या होता है, एक्टिव वॉइस वाक्य होता है। इसका एक नॉर्मल सा सूत्र भी लिखा हुआ है। सूत्र समझ लीजिए, चाहिए मान के चलिए कि टेंसों को बनाने का ये फार्मूला है, आपका लिखा हुआ है, और टेंसों का जो हर वाक्य होता है वही आपका कहीं ना कहीं एक्टिव वॉइस का वाक्य बन जाता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे नॉर्मल से नॉर्मल वाक्य बनाए होंगे, जैसे लिखा भी है, वह सेब खाता है, ही ईट्स एन एप्पल। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कर्ता प्रधान है, क्योंकि जो खा रहा है वह किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, और वह एक कहानी लिखती है, तो कहीं ना कहीं किसी की ओर संकेत हो रहा है, वही कर्ता इसमें प्रधान है। मैं उससे नहीं जानता हूँ, जिसे मैं नहीं जानता वह भी कोई ना कोई व्यक्ति है, तो इसलिए ये सब चीजें कर्ता की प्रधानता को दिखाती हैं। और पैसिव वॉइस में देखिए क्या होगा, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म प्रधान हो, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्म प्रधान हो कर्मवाच्य कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन भी लिखी है, चाहे तो आप इसको याद कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है क्या, जैसे कि पैसिव वॉइस का फार्मूला आपको पता होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बाई, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ये सारी चीजें आपकी आती हैं। ठीक है, तो जैसे इसी पहले वाक्य को बनाया गया उसके द्वारा एक सेब खाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानता यहाँ पर कर्म को दी जा रही है, कहानी उसके द्वारा लिखी गई, मतलब बाई यू में ये सब चीजें आ रही हैं। उसका जो कहानी लिख रहा है उससे कहा हम लोग लिख रहे हैं, बाई यू द्वारा लिखी गई है। ठीक है, लेकिन कर्ता यहाँ पर कौन है, एन एप्पल है। एन एप्पल यहाँ पर कर्म है जो कर्ता के रूप में आया है, और यहाँ पे कर्ता को कर्म के रूप में रख दिया गया है, इसलिए यहाँ पर कर्म की प्रधानता दिखाई जा रही है। इसलिए ये वाक्य कैसा हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। इसी प्रकार आपका दूसरा और तीसरा है। तो जो बच्चे बिल्कुल बिगनर हैं, बिगनर का मतलब जो लोग सीख रहे हैं और जिन्होंने शुरुआत की है, आज पहला दिन ही है इनका, और जो लोग सीखना चाहते हैं, जिन्होंने इसके पहले कभी भी पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस वगैरह नहीं पढ़ी है, तो कोशिश करें कि वो नोट भी करते जाएं, क्योंकि अगर नोट करेंगे तो बेहतर होगा।
और जो लोग कुछ बहुत सीख चुके हैं उनके लिए ना भी नोट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो खत्म होने के पहले पहले आप लोग खुद कह दोगे कि नहीं ये चीज़ सारी हमें क्लियर हो चुकी हैं। और देखिए कुछ बेसिक नियम है, 5-6 नियम है, उसको हम बताने के बाद में सीधे सीधे हम लोग चलते हैं कि तरीके क्या है बनाने के। तो इसमें देखिए सबसे पहला नियम क्या है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदला जाता है। जो भी आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा उसको हम लोग किस में बदल देंगे, ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, मतलब कर्म को कर्ता और कर्ता को हम लोग कर्म में बदल देते हैं। ठीक है, अगला है पैसिव वॉइस में बदलते समय मुख्य रूप से ऑब्जेक्ट के पहले, मतलब जो आपका कर्ता कर्म बनेगा उसके पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, बाई। तो ध्यान दीजिएगा सिर्फ बाई ही नहीं लगाते, बाई एक तरीके से प्रीपोजिशन है और यहाँ पर बाई के स्थान पर कभी एट भी लग सकता है, कभी विथ भी लग सकता है। तो ये कैसे लगेगा वो चीजें हम आपको आगे बताएंगे। अगला है पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया हमेशा तीसरे रूप में पाई जाती है, मतलब जो भी क्रिया होगी तो उसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, चाहे वो वाक्य प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर को, कोई भी वाक्य हो एक्टिव वॉइस में यदि वह पैसिव वॉइस में बदलता है तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चौथा नियम देख लेते हैं। यदि एक्टिव वॉइस में एक साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाए, जैसे मैं एक वाक्य बोलूं, ही गोज टू मार्केट विथ हिज फादर, तो देखिए मार्केट भी कहीं ना कहीं एक कर्म का ही कार्य कर रहा है और फादर वह भी कहीं ना कहीं कर्म का कार्य कर रहा है। तो यदि एक साथ दो ऑब्जेक्ट आ जाए और एक वाक्य लेके देते हैं, देखते हैं कि आई गो टू स्कूल विथ हर ब्रदर, तो इस तरह की कोई भी दो अगर कर्म कभी आ जाते हैं तो वहां पर आपको ध्यान देना है कि प्रयास ये करिएगा कि मुख्य क्रिया के बाद के ही शब्द को आप कर्म के रूप में चुनें और उसे कर्ता बनाएं। लेकिन यदि जीवित और निर्जीव दो कर्म दिए गए हों तो प्रयास हमें ऐसा करना है कि जीवित कर्म को हमें आगे लेकर आना है। ठीक है, नियम नंबर 5 है पैसिव वॉइस में बदलते समय कैन, कुड, वुड, शुड, मतलब जो भी मोडाल्स, इसे हम लोग मोडाल्स कहते हैं, जो भी मोडाल्स है उसके साथ हम लोग बी का प्रयोग कर देते हैं। अगर कहीं देखिएगा ये विशेष नियम है, यदि कहीं माइट हैव लिखा हुआ मिल जाए तो उससे हम लोग माइट हैव बीन में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और ये लास्ट नियम है, बस इतने से नियम है, आप लोग पैसिव वॉइस सीख जाएंगे, मेरी गारंटी है। ये लास्ट नियम है आपका। यदि कोई आज्ञा सूचक वाक्य हो तो उससे हम लोग लेट बी, शुड बी, यू आर, ऑर्डर टू, रिक्वेस्टेड टू, एडवाइस टू इत्यादि इन सब चीजों से बना देते हैं। ठीक है, हो सकता है कि बड़ा बोरिंग सा लगा हो ये जो नियमों का सेशन था, जो मैंने आपको 5 से 6 नियम बताए, क्योंकि बहुत से लोग चीजें पढ़ चुके हैं तो हो सकता है उनको ये लग रहा होगा कि ये तो सब वही है। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वह हो सकता है आपने कभी ना देखा हो, या देखा भी हो तो वो तरीका आपने अप्लाई ना किया हो। तो अब जो नियम थे, कहीं ना कहीं नियमों का यूज तो होगा, लेकिन अगर आपको ये नियम नहीं भी याद होते हैं तो मेरी गारंटी है कि आपसे पैसिव वॉइस बनेंगे और किसी भी लेवल का हो आपसे बनेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मुख्य रूप से जो पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में चेंजिंग क्या होती है उसको हम लोग समझ लें। तो देखिए कुछ टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, उसको मैं पहले क्लियर कर देता हूं आपको। ठीक है, तो जैसे आपका एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, ये आपका मैंने काटा मार दिया। एक पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की नहीं बनती है, वो मैंने काट दिया। फ्यूचर कंटीन्यूअस की नहीं बनती है, वो काट दिया। और लास्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की नहीं बनती है, हमने उसे भी काट दिया। तो इनकी पैसिव वॉइस आपकी नहीं बनती है। ठीक है, तो बचे कितने हमारे पास, जैसे कि आप जानते हैं कि कुल टेंस आपके 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, तो 3 के होते हैं 4 भाग, इस तरह कुल मिलाकर हमारे पास 12 भाग हो गए। 12 में 4 की नहीं बने, इसका मतलब 8 की पैसिव वॉइस बनेगी। अब बनेगी, सिर्फ आप इस टेबल को याद कर लें, बस इस टेबल को याद कर लें, या फिर नहीं भी याद होती है तो भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये समाप्त होने के पहले याद हो जाएगा, तो भी आपसे पैसिव वॉइस बनेगा। जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यदि आपने टेंस पढ़ा है तो आपको मालूम होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, और या फिर उसके साथ में ऐसी इसका प्रयोग करते हैं। यदि नकारात्मक है या प्रश्नवाचक है तो हम लोग डू या डज का प्रयोग भी करेंगे। बस इतना सा आपको ध्यान देना। यदि आप इतना पहचानना जानते हैं कि दिया गया वाक्य हमारा किस टेंस का है,
यदि सिर्फ आप इतना पहचान ले तो पैसिव वॉइस आपसे बनेगी। और वो पहचान भी मैंने आपको बता दी। यदि आपको कोई टेंस तैयार नहीं है तो सिर्फ आप इतनी पहचानों को पकड़िए। यदि ये चीजें मिल जाती हैं तो आप फट से वहां पर क्या करेंगे कि पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया की जगह पे क्या करेंगे, इज एम आर का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब देखिए कैसे बनेगा पैसिव वॉइस, ये मैं आपको एक सूत्र के द्वारा बताऊंगा। और सूत्र ऐसा है कि एक ही सूत्र से सारी चीजें बन जाएंगी। पहले चीज क्लियर हो गई। यदि वाक्य आपका पहचान में आ जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बना देंगे। ठीक है। यदि आपको एक्टिव वॉइस की पहचान नहीं मालूम है तो दी गई है, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस होगा, या तो फिर डू या डज होगा, तो आप पहचान जाइएगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आपको मालूम है सहायक क्रिया के रूप में हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसमें हम लोग आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। अगर नहीं भी मालूम है तो अब मालूम हो गया, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। कुछ नहीं करना है आपको। यदि इज एम आर कहीं देखने को मिल जाए तो आपको क्या करना है, इज एम आर के साथ में बीइंग लगा देना है, BEING। इज एम आर के साथ में हम लोग बीइंग का प्रयोग कर देंगे। और आपको पता ही है कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग होता है, इसलिए हम इसको हमेशा याद रखेंगे। सिर्फ क्या हुआ, अगर इज एम आर मिल जाए तो हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यदि हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हैज हैव अगर मिल जाएगा तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो जाएगा, और उसमें थर्ड फॉर्म पहले से दी होती है, इसलिए हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। और हैज हैव मिल जाए तो उसकी जगह पे हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग हम लोग करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी गई, इसलिए हम लोग उसको पता करने की भी आवश्यकता नहीं, ज्यों को त्यों हमें उतार देना है। ठीक है। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बनती नहीं है, इसलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी आपको। यदि आपको पहचान नहीं मालूम है तो ध्यान दीजिएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या फिर वहां पर डिड का प्रयोग होगा। यदि आपको मिल जाती है सेकंड फॉर्म या डिड तो समझ जाइएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है आपका। ये एक्टिव वॉइस का वाक्य किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। इसको पैसिव वॉइस बनाते समय वाज वेयर के प्रयोग करेंगे और मुख्य क्रिया की तीसरी सूरत का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पास्ट इंडेफिनिट में भी वाज वेयर आएगा, पास्ट कंटीन्यूअस में भी वाज वेयर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी इज एम आर आएगा और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी इज एम आर आएगा। लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा कि जब भी आप कंटीन्यूअस की वाक्य बनाएंगे तो उसमें बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING। और यदि आप परफेक्ट का करेंगे तो BEEN, बीन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अगला है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, यदि आपको पहचान नहीं मालूम है तो लिखी है, वाज वेयर मिलेगा वाक्य में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING मिलेगा। अगर ये पहचान मिल जाती है तो समझ जाइएगा कि हमारा वाक्य किसका है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। और इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सिर्फ हम वाज वेयर के बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे, BEING। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट में क्या करना है, हेड के साथ में सिर्फ बीन लगा देंगे, क्योंकि हेड इसकी सहायक क्रिया होती है। और हेड के साथ में बीन लगा दिया तो हो गया आपका हेड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो हमने लगा दिया। ठीक है। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है। अगला है 9वां नंबर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आपको मालूम है सहायक क्रिया विल या शैल होती है और इसके साथ में मुख्य क्रिया की पहली सूरत का प्रयोग होता है। यदि कभी भी आपको विल या सेल लिखा मिल जाए तो आप वहां पर विल भी या सेल भी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को आगे बढ़ा देंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस का वाक्य बनता नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। पहचान के लिए आप देख लीजिए, फ्यूचर कंटीन्यूअस में विल भी या सेल भी सहायक क्रिया होती है। तो कभी भी अगर इस प्रकार की सहायक क्रिया लिखी मिल जाए तो आप ये ना मान लीजिएगा कि यह वाक्य हमारा पैसिव वॉइस का है, क्योंकि पैसिव वॉइस में देखिए विल भी सेल भी का प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है यहाँ पर पैसिव वॉइस में, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING का प्रयोग होगा। इसलिए आप यहाँ से पहचान जाएंगे कि हमारा वाक्य किस टेंस का है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव या शैल हैव होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव या शैल हैव होती है। हमें सिर्फ बीन का प्रयोग करना है, BEEN, हमें सिर्फ बीन का प्रयोग करना है और वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है, ये तो आपको मालूम है। और अगले की पैसिव वॉइस हमारी बनती नहीं है। ले हो गए रूल खत्म। कितना जल्दी, मुझे लगता है कि शायद अभी
बहुत लंबा समय भी नहीं हुआ और आपके नियम पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। और वाक्य कितनी जल्दी बनेंगे ये इसकी गारंटी मेरी है, पूरे नियम हो गए, ठीक है। और कुछ कंपटीशन के पेपर के हिसाब से और कुछ हाई जो क्लासें हैं जैसे 12वीं हैं और 11वीं हैं, तो इनके लिए कुछ स्पेशल नियम हैं और जो आपके पूछे जाते हैं कभी कभी, तो हम उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नियम तो हमारे पूरे हो चुके हैं, थोड़ी सी चीजें हम लोग और देख लेते हैं। जैसे मोडाल्स वाले वाक्य कभी आ जाते हैं, मोडाल्स का मतलब कैन, कुड, मे, माइट, इस तरह के वाक्य आपके आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कभी भी मोडाल्स आपका देखने को मिल जाए पैसिव वॉइस बनाते समय उसके बाद में बी का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए वाक्य को आगे बढ़ा देंगे। इसी प्रकार एक और भी नियम है, यदि कभी भी, ध्यान दीजिएगा, यदि कभी भी इज, एम, आर या वाज, वेयर के बाद टू मिल जाए और टू के बाद में कोई वर्ब लगी हो, ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा सा नियम कठिन है और ये स्पेशल केस में है। ये 12वीं में देखने को मिलेगा या फिर 12वीं के अलावा ये आपको कंपटीशन लेवल पे देखने को मिलेगा। तो जो लोग कंपटीशन में बैठने वाले हैं, 10वीं वालों के लिए ऊपर वाले नियम कंप्लीट हो गए और 12वीं या इसके ऊपर वालों के लिए आपके ये नियम हैं। तो यदि आपको कभी भी बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, यदि सहायक क्रिया के रूप में ये मिल जाए और तुरंत बाद में टू लगा हो, ध्यान दीजिएगा TO, तुरंत बाद में टू लगा हो और उसके बाद में यदि वर्ब आती है, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं, जो इज, एम, आर के बाद में टू आया था उसके बाद में हम लोग बी का प्रयोग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हुए आगे बढ़ा देंगे। कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें दे से दैट, कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें दे से दैट इसके बाद में एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस जुड़ा होगा, ध्यान दीजिएगा, दे से दैट, इससे वाक्य प्रारंभ होता है, दे से दैट, और इसके बाद में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है। अगर इस तरह का कोई वाक्य मिल जाता है तो दे से दैट के स्थान पर हम लोग क्या करेंगे, इट इज सेड दैट लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, दे से दैट की जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, इट इज सेड दैट लगा देंगे और एक्टिव वॉइस के जो भी वाक्य हम ज्यों को त्यों पूरा उतार देंगे, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं करना है। दे से दैट की जगह पर इट इज सेड दैट लगा देंगे और पूरा वाक्य हम ज्यों को त्यों उतार देंगे। इसके बाद में एक वाक्य और देखने को मिला है कंपटीशन के पेपरों में, इट इज टाइम लगा होता है, इट इज टाइम और इसके बाद में टू लगा होगा, टू पक्का होगा, इट इज टाइम टू लगा होगा, इट इज टाइम टू और इसके बाद में एक सेंटेंस दिया गया होगा, इट इज टाइम टू के बाद में सेंटेंस दिया गया होगा। कभी भी अगर इस प्रकार का वाक्य मिल जाए तो इट इज टाइम को ज्यों का त्यों उतार दीजिएगा, इसके बाद में टू के स्थान पर फोर लगा देना है। ध्यान दीजिएगा, इट इज टाइम ज्यों का त्यों और टू के स्थान पर आपको फोर लगाना है और जो भी सेंटेंस दिया गया है, अब इस सेंटेंस को आप पैसिव वॉइस में बदल दीजिए जो भी आपके पुराने नियम हुआ करते थे। लेकिन टू के बाद में हम लोग को क्या, टू यहाँ से अलग कर देंगे और फिर हम लोग टू के यहाँ पे सूत्र भी लिखा हुआ है इसका, देख लीजिए एक बार। इट इज टाइम के बाद में हम लोग टू को अलग कर देंगे, फोर का प्रयोग करेंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में टू भी लगा देंगे। आएगा टू लेकिन अपने स्थान पर नहीं आएगा, इट इज टाइम की जगह पे इट इज टाइम आ जाएगा, फिर इसके बाद में आएगा फोर, फिर इसके बाद में वाक्य का जो भी कर्म है उसको हम लोग आगे रखेंगे, फिर इसके बाद में टू भी लगाएंगे। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो टू नॉट बी का प्रयोग कर सकते हैं और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में अन्य शब्द का प्रयोग हम लोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वाक्य आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपके कंपटीशन के पेपरों में पूछा जा चुका है, इंटर के पेपरों में पूछा जा चुका है, इसके ऊपर कई SSC वगैरह के पेपरों में पूछा जा चुका है। ये दोनों नियम आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये तीसरा नियम भी, अदर रूल के अंतर्गत में जो तीनों नियम हैं ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चलिए ठीक है, ये आपके कंपटीशन के लेवल के थे और समझने जरूरी थे, जो बच्चे समझ सकते थे उन्होंने समझा। इसके बाद में कुछ वाक्य आपके इंट्रोगेटिव की भी होंगे, कुछ प्रश्नवाचक भी होंगे, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सिंपल नेगेटिव की पैसिव वॉइस बनाने का फार्मूला क्या है, लिखा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आगे ले आना है। ऑब्जेक्ट के बाद में आपकी जो भी हेल्पिंग वर्ब बनती है, देखिए मैंने कहा था एक ही सूत्र बताऊंगा, एक ही सूत्र से आपके सारी चीजें बनेंगी। तो वही सूत्र हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को लाएंगे,
मतलब जो भी वाक्य का कर्म है वो आगे आएगा। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, मतलब जो भी सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में यूज होनी है उसको हम लोग रखेंगे। अगर वाक्य नकारात्मक है तो नॉट लगाना है, नहीं है तो नहीं लगाना है। इसके बाद में बी, बीन और बीइंग का प्रयोग कब करेंगे ये आपको मालूम है। यदि कभी भी कंटीन्यूअस का वाक्य हो, ध्यान दीजिएगा, कभी भी वाक्य अगर कंटीन्यूअस का हो तो बीइंग लगा देंगे, और अगर परफेक्ट का हो तो बीन लगा देंगे, और अगर इम्परेटिव हो तो हम लोग बी का प्रयोग करेंगे। तो इनका प्रयोग अगर आवश्यक हो तो करिएगा, ना हो तो ना करिएगा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर अन्य शब्द आते हैं, फिर कोई प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में आपका बाई भी आता है, अगर आवश्यकता पड़े तो टू भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, इन भी लगा सकते हैं। तो ये आपको बाई आपका यूजुअली बताया जाता है छोटी क्लासों में, लेकिन इसके बाद में आपको प्रीपोजिशन देखने होंगे कि किस शब्द के बाद में या साथ में कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो आपको वही प्रीपोजिशन यूज करना होगा। और अगर नहीं याद है तो बाई वाला तो हमारा चल ही रहा है, उसको चलने दीजिए। ये आपके साधारण और नकारात्मक का सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र देख लीजिए प्रश्नवाचक का। प्रश्नवाचक में दो तरह के होते हैं, एक इंट्रोगेटिव वाक्य होते हैं। इंट्रोगेटिव का मतलब जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होती है, और कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले कोई प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों के लिए मैंने कंबाइन सूत्र बनाया है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द सबसे पहले हो, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, इस तरह के शब्द अगर कहीं भी आते हैं शुरू में तो हम कैसे बनाएंगे। तो जो WH फैमिली के शब्द होते हैं, मतलब जो भी आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं उसको सबसे पहले रखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस की जो भी हेल्पिंग वर्ब बन सकती है उसे रखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब कर्म रखेंगे। फिर नॉट रखेंगे। फिर बी, बीन या बीइंग अगर आवश्यक है तो ये रखेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। फिर अन्य शब्दों को रखेंगे। फिर कोई प्रीपोजिशन, मतलब बाई, टू, एट, इन, विथ जो भी है, और फिर लास्ट में हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे। ठीक है, ये तो था पहला नियम, जब प्रश्नवाचक शब्द भी दिया गया हो वाक्य के प्रारंभ में। लेकिन अब ये मान के चलते हैं कि प्रश्नवाचक शब्द दिया नहीं गया है, सहायक क्रिया से वाक्य का प्रारंभ हुआ है, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए WH वर्ड जो है इसको हम अलग कर देंगे, शेष सूत्र आपका यूज होगा। ठीक है, तो ये आपके सारे नियम आपके समाप्त हो गए। अब हु वाला नियम है, कभी कभी पूछा जाता है। हु वाला नियम है, यदि कहीं पर भी आपको हु लिखा मिल जाए, शुरू में मिल जाए, हु वाले नियम में क्या करना है कि हु के स्थान पर हम लोग बाई हुम का प्रयोग कर देंगे। हु के स्थान पर हम लोग क्या लगा देंगे, बाई हुम का प्रयोग कर देंगे। और इसके तुरंत बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब, जो भी आपकी सहायक क्रिया लगनी है उस वाक्य के हिसाब से, जो भी सहायक क्रिया आपकी बन सकती है उस वाक्य के हिसाब से पैसिव वॉइस में वो सहायक क्रिया रखनी है। फिर आपको कर्म रखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है, फिर आपको अन्य शब्द रखना है। अब आप सोच रहे होंगे नियम तो बहुत सारे हो गए, लेकिन वाक्य कब होंगे, तो मैं गारंटी दिए हूं कि वो नियम आपको याद हुए हों या न हुए हों, लेकिन वाक्य आपसे सारे बनेंगे, क्योंकि नियम भी देखने जरूरी है। अगला है इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक में आपके पास 3 नियम है, तीनों नियम से बना सकते हैं। यदि वाक्य में कर्म दिया हो या कर्म ना दिया हो, ध्यान दीजिएगा, यदि इम्परेटिव सेंटेंस में कर्म दिया है या कर्म नहीं दिया गया है, दोनों कंडीशन में हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइज टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, मतलब 3 चीजें हैं। यदि आदेश का भाव हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू, यदि प्रार्थना का भाव हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यदि सलाह का भाव हो तो यू आर एडवाइज टू का प्रयोग करते हुए पूरे वाक्य को हम लोग ज्यों का त्यों उतार देते हैं। ठीक है, अब लेकिन कभी कभी क्या होता है, कर्म दिया है और हम लोगों को वाक्य किसी दूसरे तरीके से बनाना है, या फिर हो सकता है कि आपको लेट वाला कोई वाक्य मिल जाए जिसको पैसिव वॉइस में बदलना है, एक्टिव वॉइस में बदलना है या पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इस तरह के वाक्यों के लिए दूसरा सूत्र है, यदि किसी वाक्य को लेट से बनाना है तो आप सबसे पहले लेट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लेकिन ध्यान दीजिए कि लेट का प्रयोग सिर्फ इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग करेंगे। लेट, इसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर आपका बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर आपका अन्य शब्द अगर है तो रखिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और लास्ट नियम है, यदि वाक्य इम्परेटिव तो हो लेकिन उसका प्रारंभ किससे हो, डू नॉट से हो। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं डू नॉट से प्रारंभ होते हैं, सिर्फ उन वाक्यों के लिए है ये सूत्र। तो ये लोग क्या करेंगे, ये ज्यों का त्यों लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू,
यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर एडवाइस्ड टू। मतलब वाक्य का जो भी भाव है, यदि प्रार्थना है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यदि सलाह है तो यू आर एडवाइस्ड टू, यदि आदेश है तो यू आर ऑर्डर्ड टू। ये तो लगाएंगे, लेकिन इसके बाद में हम लोग जो टू लगाते थे पहले नियम में 1900 नंबर देखिए, टू लगाते थे, तो टू के पहले हम लोग नॉट का प्रयोग कर देंगे क्योंकि यह वाक्य हमारा नकारात्मक है। तो नॉट टू लगाने के बाद में पूरा का पूरा वाक्य हम लोग ज्यों कहते उतार देते हैं। और एक चीज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस में कभी भी काइंडली, प्लीज, वुड, कुड इन शब्दों का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। अगर कहीं पर यूज हुआ हो तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय इन शब्दों को अलग कर दीजिएगा। अब ये टेबल तो आपको पता ही होगी, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है कि आई का कर्म मी होता है, वी का कर्म, ये सॉरी गलत लिखा हुआ है, इसमें आपका आई का मी है और वी का अस, और यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम, ये गलत लिखा हुआ है, ये आप यहाँ पर अस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको मालूम होगा। यदि कहीं पर आई को कर्म के रूप में ले जाना पड़े तो आप मी बना दीजिएगा, यदि वी को कर्म के रूप में ले जाना पड़े तो अस बना दीजिएगा, यदि अस को कर्ता के रूप में लाना पड़े तो वी बना दीजिएगा। तो ये टेबल आपके लिए आवश्यक है, और यदि नहीं याद है तो देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। मुझे पता है कि आपसे फटाफट बनने वाले हैं। इसके पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब तो जरूर करें और कम से कम अपने मैक्सिमम दोस्तों को भेजने का प्रयास करें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने जो दिया आपको, यह पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का निचोड़ है, इससे ऊपर कभी कुछ नहीं आएगा। कितना भी बड़ा कंपटीशन एग्जाम उठा लीजिए और कितना भी छोटा उठा लीजिए, सारा का सारा कवर किया है। बस अब आपकी बारी है कि आप किस तरह पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम बेसिक टू एडवांस एग्जाम्पल आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका लिखा हुआ तुलसीदास हैज रिटन रामचरितमानस। तो सबसे पहले हमारी बारी आती है कि पहचाने हम लोग ये वाक्य आखिर है किसका। तुलसीदास हैज रिटन, तो हैज से हमें समझ में आ जाता है कि यह शब्द प्रेजेंट परफेक्ट में मिलता है, और यदि हैज के बाद में थर्ड फॉर्म मिल जाए तब तो फिर क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का ही है। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी परफेक्ट टेंस हो, कभी भी परफेक्ट टेंस मिल जाए, उसमें क्या करना है, सहायक क्रिया के बाद में हम लोग बीन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपने नियम शुरुआत में पढ़े थे कि कर्म को कर्ता और कर्ता को कर्म बना देते हैं। तो देखिए, रामचरितमानस यहाँ पे कर्म था तो यहाँ पर ये कर्ता बन गया। ठीक है, कर्ता के बाद में मैंने आपको सूत्र में बताया था कि आपके मेन वर्ब होती है, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैज है तो देखिए हैज लग गया, और परफेक्ट है तो बीन लग गया। अब रिटन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो हम लोग ज्यों कहते उतार देंगे, और बाई तुलसीदास। मुझे पक्का मालूम है कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, ये तो ओके हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। सबसे पहले पहचानिए किस टेंस का है। आई नो हिम वेरी वेल, आई नो हिम। तो देखिए, आई के बाद में नो आ रहा है, और हम भी जानते हैं कि नो फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म अगर है और सहायक क्रिया नहीं मिल रही है तो ये क्लियर हो जाता है कि यह वाक्य आपका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो सकता है तो इस वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हमें मालूम है कि हम लोग सहायक क्रिया के रूप में इज एम आर का प्रयोग करेंगे। और देखिए यहाँ पे कर्म क्या है, मैंने आपको बताया था मुख्य क्रिया के बाद में जो दिया गया हो आपको उसी को कर्म बना लेना है। तो मुख्य क्रिया यहाँ पे क्या है, नो। अब आप पहचान पाओ कि मुख्य क्रिया किसे कहते हैं तो ठीक है, और ना पहचान पाओ तो एक छोटी सी ट्रिक है कि जिसकी आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सको वही आपकी मुख्य क्रिया हो जाती है। बस इतनी सी पहचान है। जिसकी आप फर्स्ट, अब देखिए आप हिम की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म थोड़ी बना पाओगे। वेरी वेल का मतलब बहुत अच्छा होता है, अब इसकी क्या बना देंगे, आई की बन नहीं सकती तो बचा क्या, नो। नो की नोन होती है, इससे हमें मालूम हो गया कि नो ही हमारी मुख्य क्रिया होगी। और इसके जस्ट बाद में दिया गया शब्द हमारा बन जाता है कर्म, और कर्म को हम लोग कर्ता बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, हिम का ही। देखिए आपने ऊपर पढ़ा था कि देखिए ही, हिम का, हिम था ऑब्जेक्ट आपका, इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आपका ही आपका कर्ता बना। तो ही इज एक वचन है तो इज आ गया। अब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो नोन हो जाएगा, टू मी वेरी वेल। अब टू क्यों आ गया, बाई क्यों नहीं आया, तो अब आप देख लीजिएगा कि नो के बाद में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो कंजक्शन होगा टू का प्रयोग करेंगे। और कभी कभी ध्यान दीजिएगा जो अन्य शब्द होते हैं, ये जो दिए गए हैं अन्य शब्द होते हैं, कभी कभी मुख्य क्रिया के बाद भी उपयोग में आ जाते हैं, या फिर आप रख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, वो भी सही है आपका। अगला वाक्य देखिए, अगले में कहता है डू दिस वर्क जस्ट नाउ।
डू दिस वर्क जस्ट नाउ, इस वाक्य में मुझे ऐसा लगता है करता नहीं है, और जिस वाक्य में करता ना हो वो वाक्य बन जाता है किसका, वो वाक्य बन जाता है जाके आपका इम्परेटिव सेंटेंस का। डू दिस वर्क, इस कार्य को करो जस्ट नाउ माने तुरंत अभी, इस कार्य को अभी तुरंत करो। तो ऐसे वाक्य क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं इम्परेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। इम्परेटिव हम लोग क्या करते हैं कि यदि आपको आदेश का भाव मिले तो यू आर ऑर्डर टू, अगर सलाह मिले तो यू आर एडवाइस टू, और यदि प्रार्थना मिले तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो ध्यान दीजिएगा डू दिस वर्क जस्ट नाउ, इस काम को अभी पूरा करो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दबाव डाला जा रहा है, ठीक है, दबाव डाला जा रहा है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क जस्ट नाउ, ज्यों को त्यों उतार दीजिएगा। इसको बनाने का तरीका क्या है, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क जस्ट नाउ, ये तो एक तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका लेट वाले से बना लो। लेट वाले मैंने आपको बताया था सबसे पहले लेट आता है, तो देखिए लेट आ गया। इसके बाद में कर्म आता है तो कर्म भी आ गया। इसके बाद में बी लगाते हैं तो बी भी लगा दी। इसके बाद में थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो भी लग गई। इसके बाद में जो बचा वो सब रख दीजिए, जस्ट नाउ रख दिए, बन गया वाक्य आपका। तो मुझे उम्मीद है कि यह चीज आपकी क्लियर हो रही है। देखिए अगला है प्लीज ओपन द डोर। तो मैंने आपको बताया था कभी भी प्लीज, काइंडली इत्यादि इस तरह के शब्द आते हैं जो वाक्य के आगे लगाए जाते हैं, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग अलग कर देते हैं बनाते समय। तो क्या हो गया, ओपन द डोर। तो प्लीज लग रहा है तो आप समझ लीजिए कि प्लीज लग रहा है तो आदेश तो हो नहीं सकता, सलाह हो नहीं सकती, तो प्रार्थना का भाव निकला। तो प्रार्थना के भाव में हम लोग क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इसके बाद पूरा वाक्य उतार दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पे लिखा है ओपन द डोर, तो ओपन द डोर लिख दिया, ये वाक्य बन गया हमारा। अगला देखिए हु मेड दिस पिक्चर। मैंने हु वाला नियम आपको बताया था कि हु के जब भी हु मिल जाए तो आप लोग हु के स्थान पर बाई हुम का प्रयोग करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, अगर आपने सूत्र देख लिए होंगे, अगर सूत्र को बगल में रख लेंगे तो 2 से 3 बार देखने के बाद में सब कुछ बनेगा आपसे। बाई हुम वाज दिस पिक्चर मेड, तो बाई हुम सबसे पहले, फिर इसके बाद सहायक क्रिया, इसके बाद में कर्म, और फिर इसके बाद में थर्ड फॉर्म। देखिए यही सूत्र में भी लिखा था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, शायद याद ना हो। देखिए ये लिखा हुआ है बाई हुम, फिर इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अन्य शब्द, यही चीज आपकी नीचे बनी हुई। सब वाक्य आपको इसी तरह बनेंगे। अगला है फ्लाइज स्प्रेड डिसीज, जो मक्खियां होती हैं कहीं ना कहीं बीमारियां फैलाती हैं। तो यहाँ पर फ्लाइज आपको कहीं ना कहीं करता है और डिसीज आपकी कहीं ना कहीं कर्म के रूप में ले रहा है। तो ये स्प्रेड माने फैलाती हैं, तो अर्थ निकल रहा है फैलाती हैं, तो इसका मतलब कि इंडेफिनिट टेंस का होगा प्रेजेंट के, तो ये बन जाएगा डिसीज इज स्प्रेड बाय द फ्लाइज। अगला है, अब आप बनाइएगा सी गेव मी ए पेन। अब गेव मिल गया, कैसे पहचानेंगे कि वाक्य किस टेंस का है, तो मुझे पता है कि आप जानते हैं कि गेव का मतलब ये सेकंड फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही जगह आती है, वो होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बनाते समय हम लोग सहायक क्रिया में पैसिव वॉइस में वाज वियर का प्रयोग करते हैं, तो ये वाज लगा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पर मी भी है और ए पेन भी है, ठीक है, मी भी है और ए पेन भी है। तो कायदा ये कहता है कि हम मी से ही वाक्य को बनाएं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ए से बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों कर्म में से किसी से बना सकते हैं, लेकिन प्रयास करना है कि जीवित कर्म को हम लोग सबसे आगे रखेंगे, ठीक है। तो आप मी से बनाएंगे तो मी से भी बना सकते हैं, और मी का कर्ता हो जाएगा आई। अगर आप ए पेन से बनाना चाहते तो ए पेन से बन जाएगा, तो ये बन गया ए पेन वाज गिवन मी बाई हर। अगला है आपका गिव द ऑर्डर। यहाँ पर ना कर्ता है ना सहायक क्रिया है। ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता और सहायक क्रिया का अभाव हो, ये बन जाते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस। तो गिव द ऑर्डर, तो ये बन जाएगा लेट द ऑर्डर बी गिवन। अब मुझे पता है कि आपसे बन रहे हैं वाक्य, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। आई डिड नॉट लाइक यू, आई डिड नॉट लाइक यू, आई डिड नॉट लाइक यू। पहचानिए कहाँ का आई डिड नॉट लाइक यू। तो मालूम है आपको कि डिड का प्रयोग कहाँ होता है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो आप पहचान लिए। अब आप इसको आसानी से बना सकते हैं, यू वेयर नॉट लाइक्ड बाई मी, क्योंकि यहाँ पर यू आपका कर्म है, जो आपका कर्ता बन जाएगा। इस प्रकार डू दिस वर्क आपसे बन जाएगा, हु बीट यू आपसे बन जाएगा, लीव द रूम आपसे बन जाएगा, सरल है। एवरीबॉडी नोज हिम बन जाएगा आपसे, एक बार देख लेते हैं इसको, नोज हिम, KNOWS, एस लग गया। अब आपको एस से पहचान में आ गया कि वाक्य हमारा अगर फर्स्ट फॉर्म में ऐसी इसका प्रयोग होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो जाता है। तो इंडेफिनिट का हो गया तो बना लीजिए। यहाँ पर हिम आपका कर्म है, तो कर्म कर्ता बनेगा तो हो जाएगा ही। तो ही इज नोन टू एवरीबॉडी, ठीक है। अगला वाक्य आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। पीपुल ऑलवेज एडमायर्ड द फ्रीडम फाइटर।
तो फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उसके लिए है। तो द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज एडमायर्ड बाय द पीपुल, बाय पीपुल कर सकते हैं। प्लीज वॉक ऑन द राइट, प्लीज वॉक या फिर प्लीज वॉक ऑन द राइट, यहाँ पे एल साइलेंट रहता है आपका। तो यहाँ पर देखिए प्लीज शब्द तो हम लोग अलग कर देंगे, बचा कि हमारे पास वॉक ऑन द राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एडवाइस दे रहा है, अब आप राइट में चलो या ना चलो ये आपकी मर्जी है। ठीक है, जहाँ पर कोई हमारे ऊपर दबाव ना रहे, सिर्फ सलाह के भाव निकले, वहां पर हम लोग एडवाइस्ड मान लेते। यू आर एडवाइज टू वॉक ऑन द राइट, डू दिस वर्क, यह काम करो। तो ये आपसे बन जाएगा हेल्प हिम, बन जाएगा आपसे। यहाँ पर हिम आपका कर्म है तो हिम का बन जाएगा ही, तो हो जाएगा लेट हिम बी हेल्प्ड। ध्यान दीजिएगा इसमें हम लोग जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं इसमें कर्म को कर्म के रूप में ही लिखते हैं। अब आप सोचो कि हिम का मैं ही बना दूं तो ही ना बनाइएगा इसमें। ठीक है, यदि दिस वर्क लिखा था तो हमने दिस वर्क लिखा है, लेकिन कभी हिम का ही ना बना दीजिएगा, ये फिर गलत हो जाएगा वाक्य आपको। अगला है ही सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, बन जाएगा आपसे, ये आप बना लीजिएगा। डिड रामू किल द टाइगर, बन जाएगा आपसे। ये प्रश्नवाचक है, इसको मैं बताता हूँ आपको। प्रश्नवाचक में वो भी शुरू में प्रश्नवाचक सहायक क्रिया आ गया। सहायक क्रिया ध्यान दीजिएगा जब भी शुरू में आ जाए तो आप पैसिव वॉइस बनाते समय भी सहायक क्रिया को शुरुआत में रख दीजिएगा, बाकी कोई चेंजिंग नहीं होनी, जैसे वाक्य बनता था वैसे बनेगा। तो देखिए डिड यहाँ पर है और यहाँ पर कर्म क्या है, द टाइगर है, तो यहाँ पे द टाइगर आपका आगे आएगा। तो द टाइगर एक वचन है तो वाज आ जाएगा, तो वाज द टाइगर किल्ड बाई रामू। इसके बाद हु राइट्स द लेटर, सिंपल वाक्य आपसे बन जाएगा। प्लीज कीप द लेफ्ट, बन जाएगा आपसे। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, बन जाएगा आपसे। द मेड हिम द मेड हिम दियर टेबल, यहाँ पे वाक्य मुझे कुछ गलत लग रहा है, दे होना चाहिए, दी नहीं होना चाहिए, दे, THEY आप लगा लीजिए, अगर लिख रहे हो तो लगा लीजिएगा, दे होना चाहिए। ठीक है, दे मेड हिम दियर टेबल, या सॉरी लीडर, दे मेड हिम, मैं गलत पढ़ रहा था इसको, दे मेड हिम दियर लीडर। तो ही वाज, यहाँ पर हिम भी आपका कर्म है और दियर लीडर भी कर्म है, तो कहीं ना कहीं हिम को बनाया गया करता, तो ही वाज मेड दियर लीडर बाई देम। वी कॉल्ड हिम ब्रदर, ये आपसे बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट का है। इसके बाद में कुछ स्पेशल नियम है जिसकी मैं बात करता हूँ, उसके दिए गए हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ कि यदि किसी एक्टिव वॉइस में दो क्रियाएं एक साथ हों, ध्यान दीजिएगा, दो क्रियाएं एक साथ हों जिसमें से दूसरी क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो, ये वाक्य आप ध्यान से बनाइएगा, ये वाक्य आपके कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल सकते हैं। यदि किसी भी वाक्य में, यदि एक्टिव वॉइस के वाक्य में दो क्रियाएं दी गई हों जिसमें से दूसरी क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कब करेंगे, तब करना है जब पहली क्रिया सी हो, हेल्प हो, हियर हो, मेक हो, बिड हो, वॉच हो। अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको पहली क्रिया के रूप में मिल जाए तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगली क्रिया के पहले टू लगा देंगे। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है, कोई बताता नहीं है इसको, स्पेशल केस में मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये वीडियो हर क्लास के साथ में कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यदि दो क्रियाएं एक साथ दी गई हों जिसमें से दूसरी आपकी फर्स्ट फॉर्म में हो, लेकिन इसके पहले वाली जो क्रिया हो वह सी, हेल्प, हियर, मेक, बिड और वॉच, इतने शब्दों पर निर्भर करेगा। अगर इसके अलावा कुछ और हो तो आप न लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये शब्द होते हैं तो आपको लगाना ही पड़ेगा अगली क्रिया के पहले। जैसे दिया गया है यू सा हिम प्ले, यू सा आपको पता है कि आपकी सेकेंड फॉर्म है सी की, और प्ले तो आप देख पा रहे हैं कि सा को भी हम लोग थर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं और प्ले की भी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो कहीं ना कहीं दो क्रियाएं हैं, लेकिन दूसरी क्रिया जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो कंडीशन हमें समझ में आ गया कि यदि दूसरी क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो और पहली क्रिया की जगह पे सी, हेल्प, हियर, मेड, बिड और वॉच इनमें से कोई शब्द आ जाए, तो हम देख पा रहे हैं कि सी की सेकेंड फॉर्म आई है। तो यदि आई है तो आप अगली क्रिया के पहले टू का प्रयोग करेंगे। तो हमने क्या बनाया, ही वॉज सीन टू प्ले बाई यू। तो देख रहे हैं आप कि अगली क्रिया के पहले हम लोग क्या लगा रहे हैं, टू लगा रहे हैं। इस प्रकार आई वॉच्ड हिम डांस, तो वॉच भी आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बना सकते हैं और डांस की भी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों क्रियाएं हैं
और इसमें से दूसरी आपकी फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो ये आपके दो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट नियम थे। इसके बाद में मोडाल्स के कुछ प्रयोग दिए गए हैं, तो मैं आपको एक आध प्रयोग बताऊंगा, इसके बाद में आपसे बन जाएंगे, मुझे मालूम है। मोडाल्स में देखिए, ही कुड डू इट, तो मैंने आपको कहा था कि कोई भी मोडाल्स आ जाता है, आपको सिर्फ क्या करना, उसके बाद बी का प्रयोग कर देना, बाकी कुछ नहीं करना। वाक्य जैसे बनते थे वैसे बनेंगे। ही कुड डू इट, तो आपको पता है वी शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ओट, मस्ट, ये सब मोडाल्स के अंतर्गत आते हैं। इनके बाद में हम बी लगा देंगे, तो ही कुड डू इट, तो ये बन जाएगा इट कुड बी डन बाई हिम। यहाँ पर इट जो है आपका कहीं ना कहीं कर्ता का कार्य करेगा। अगला है आई मस्ट डू इट, तो इट मस्ट बी डन बाई मी। इसके बाद में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बाद में बाई का प्रयोग नहीं आता है, तो ये आपको प्रीपोजिशन देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि देखिए, इसमें हमने जो बनाया है, इंटरेस्टेड के बाद में इन लगाया है, सरप्राइज्ड के बाद में एट लगाया है, प्लेस्ड के बाद में विथ लगाया है। तो ये शब्द आपको प्रीपोजिशन की जो वीडियो होगी उससे आप देखिएगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा किस शब्द के साथ में कौन से शब्द आते हैं, या फिर किस शब्द के साथ में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग ये दोनों आपको बनाने हैं, दोनों तीनों वाक्य, ऐसे छोड़िएगा नहीं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको मालूम है, अभी मैंने इसके पहले आपको बता दिए थे। तरीका वही है, यदि शुरू में सहायक्रिया मिल जाए तो आप शुरू में सहायक्रिया का प्रयोग करेंगे। यदि शुरू में प्रश्नवाचक शब्द मिल जाए, जैसे वाई लिखा है शुरू में, तो आपको कुछ नहीं करना, वाई की जगह वाई रख दीजिए, कोई चेंजिंग नहीं करनी है। सहायक्रिया की जगह सहायक्रिया रख दीजिए, और बाकी वाक्यों को आप जो कहते हो बना दीजिए। मुझे मालूम है आपसे बन जाएगा। इसके बाद में ये सारे वाक्य आपको बनाने हैं एक बार। इसके बाद में है कुछ ये वाक्य हैं आपके जो इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत है। इसमें से मैं कुछ वाक्य लेके चलूंगा, जैसे डू इट, बहुत छोटा सा वाक्य है। अब इसको आपको बनाना है, तो आप कि बनाने का आसान सा तरीका है, लेट वाले से बना लीजिए, लेट इट बी डन, ये बन जाएगा। अब जैसे एक वाक्य दिया गया कम, अब बताइए इसमें कर्म नहीं है, न कर्ता है, न कर्म है, न सहायक क्रिया है। अब यह वाक्य क्या चीज दर्शा रहा था, कम का मतलब आओ, तो जो आओ शब्द आ रहा है वो कहीं ना कहीं आदेश को दिखा रहा है। और दूसरा, अगर कर्म ना होगा तो हम लेट वाले वाक्य बना भी नहीं सकते हैं। जब तक कर्म ना दिया गया हो तब तक हम लेट वाले नियम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वाक्य का भाव समझें क्या है, और भाव में सिर्फ एक ही चीज निकल के आ रही है कि आदेश का भाव है, तो हम लोग लगा देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू कम। अब इस सेट डाउन लिखा है, सेट डाउन का मतलब बैठ जाओ। आप कोई रिक्वेस्ट थोड़ी करेगा आपसे कि बैठ जाओ, ये कहीं ना कहीं आदेश का भाव यहाँ पर है कि बैठ जाओ। ऐसे स्थान पर यू आर ऑर्डर्ड टू सेट डाउन। अब यहाँ पर आप लेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कर्म नहीं दिया गया है। इसके बाद में स्पेशल केस में मैंने आपको बताया था कि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें वुड, कुड, यू, प्लीज, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। ये देखिए आ गया शब्द ये, तो ऐसे शब्दों को हम लोग अलग कर देंगे, और शेष जो वाक्य बचा उसका भाव को समझेंगे। लेंड मी योर बुक, कहीं ना कहीं मांगी जा रही चीजें, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लेंड मी योर बुक। अगला वाक्य देखिए, कहता है वुड, कुड, जो भी आ जाए आपका, दोनों नहीं आते हैं लेकिन कुछ भी आ जाए। यू प्लीज, तो यहाँ से यहाँ तक का वाक्य हमारा बेकार है। अब क्या आया, टीच मी, मुझे पढ़ाओ, तो पढ़ाने में आदेश का भाव नहीं है, प्रार्थना का भाव है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी, यह आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके 3 वाक्य बचे हैं, स्पेशल केस के वाक्य हैं, जो मैं आपको पहले नियम बता चुका हूं कि यदि कभी भी सहायक क्रिया के बाद में, देखिए दैट दे से दैट वाला मैंने आपको बताया था एक नियम, दैट दे से, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है आपका। यदि ये लिखा मिल जाए, ये आपके नियम आपके हाई स्कूल के लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन आप इंटर में या फिर इससे ऊपर की परीक्षाओं में अगर बैठ रहे हैं तो ये नियम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दे से दैट, यदि ये शब्द आ जाए तो आप इसके स्थान पर क्या करेंगे, इट इज सेड दैट लिख देंगे, इट इज सेड दैट, और पूरा वाक्य ज्यों को त्यों उतार दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, बन गए पैसिव वॉइस। ठीक है, इसके बाद में अगला देखिए, अगला क्या, ये तीनों वाक्य एक ही नियम के हैं। यदि कभी भी सहायक क्रिया के बाद में टू का प्रयोग हो, टी ओ, यदि कभी भी सहायक क्रिया के बाद में टू का प्रयोग हो, टी ओ, तो आप क्या करेंगे, टी ओ के स्थान पर
टू बी का प्रयोग कर देंगे, मतलब टू की जगह पे टू बी लगा देना है बस। मतलब सहायक क्रिया के बाद में मुख्य क्रिया तो आएगी, लेकिन मुख्य क्रिया के पहले या फिर आप कहें सहायक क्रिया के जस्ट बाद में यदि टू मिल जाए तो उस टू के स्थान पर टू बी का प्रयोग कर दीजिए। बाकी आप जैसे वाक्य बनाते थे आप उसी प्रकार से बनाएंगे। अब ईमानदारी से बताइए, मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, आधे घंटे की बात मैंने आपसे कही थी, लगभग 40-45 मिनट के आसपास जा रहा हूँ। तो ये जो 15 एडिशनल लग गए ये चीज़ों को और भी क्लियर करने में, और जो ये मैंने बेसिक नियम बताए, तो ये बेसिक नियम मैंने टाइमिंग में नहीं जोड़े थे क्योंकि मुझे लगा था कि मैं एडवांस लेवल पे बात करूंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं कम से कम बिगिनर टू एडवांस जितने भी बच्चे शुरुआत से सीखना चाहते हैं वहां से लेकर और जो लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी में बैठने वाले हैं वहां तक के बच्चों को मैं बता सकूं। तो इसलिए मैंने चीज़ों को बेस से लिया और उम्मीद है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया का कोई भी पैसिव वॉइस का वाक्य उठा लीजिए, आपसे बनेगा, और यदि नहीं बनता है तो आप उसे मेरे पास भेजिए कमेंट बॉक्स में, और उसको मैं पूरे नियम और तरीके के साथ में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इससे अधिक कठिन वाक्य और इससे अधिक नियम के वाक्य आपको कहीं भी नहीं मिल सकते, आप किसी भी परीक्षा में बैठने वाले हों। यदि आपने यह वीडियो पूरी तरह देखा है, पूरी तरह सीखा है, पूरे नियमों को अगर आपने ध्यान से देखा है और अगर आपने लिख लिया है तो और भी बेहतर किया है। अगर आपने इतना काम कर लिया है तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो से इतनी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और हर क्लास के लिए मिलेंगी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।